अयाज जी उस्ताद। आया नहीं मज्जू गाड़ी लेकर? नहीं, छोटू को साथ लेकर गए हुए। अच्छा, कितना काम बाकी है वकील साहब की गाड़ी? तैयार है उस्ताद। अच्छा, मज्जू आ जाए तो उससे कहना गाड़ी अच्छी तरह चेक करे और वकील साहब को दे। हम लोग जरा अभी आते हैं। ठीक है उस्ताद। पता है मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि तुम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उस्ताद बन जाओ। और मैं गाड़ियों का उस्ताद बन गया। मेरा ख्याल है मेरे मौजूदा प्रोफेशन से भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि नहीं? तुमसे मिलकर मैं सिर्फ खुशी नहीं हूँ, बल्कि मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है रुशु। सेल्फ मेड आदमी की तुमसे अच्छी मिसाल मैंने कम देखी। तुमने कुछ करके दिखाया रुशु। यार छोटू, इसका इंजन सीज हो गया। एक टो करके ले जानी होगी या फिर कदे के वर्कशॉप पहुंचाओ। यार उस्ताद खुद देख लेंगे गाड़ी को, वहाँ ले चलते हैं। अबे बावले, आज उस्ताद गाड़ी देखेगा क्या? चलो दो धक्का। मैं अकेला धक्का दूं? नहीं तो फिर 2-4 धक्का देने वाले बुलवाऊं क्या? नहीं बने, हमसे नहीं होता भाई। अरे यार चलो। शायना, यहाँ काटो नाखून से, काटो। नहीं रुशु, तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो। ये लम्हा इस वक्त जो कुछ भी है एक हकीकत है। है ना हकीकत? हाँ शायना, ये लम्हा जो कुछ भी है हकीकत है। और इस लम्हे को रोक लें। कुछ सुनाओ रुशु, अपने बारे में कुछ सुनाओ इस एक लम्हे के अंदर। कहाँ से शुरू करूं? किस दिन से? उस दिन से जब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी और तुम मुझे रोता छोड़कर चले गए थे। उस दिन से सुनाओ रुशु। लेकिन उस दिन से पहले भी मुझ पर बहुत कुछ बीत गई थी शायना, जेल की सलाखों के पीछे। तुमने वो भी तो नहीं सुना? मुझे एहसास है रुशु, और मैं एतराफ भी कर चुकी थी कि वो जेल तुम्हें उस घर ने दी थी। नहीं शायना, ये बात नहीं है। उस घर ने मुझे सिर्फ जेल ही नहीं दी, बल्कि उस घर ने मुझे पनाह भी दी है। उस घर में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत किसको कहते हैं। उस घर के अंदर मैंने पहली दफा मोहब्बत की नन्ही सी देवी का मुजस्मा देखा था, और फिर सारी जिंदगी उस हसीन मुजस्मे की यादों में गुजार दी। जब मैं तुम्हें कोठी के बाहर आबदीदा छोड़कर निकला तो एक कटी हुई पतंग की तरह था शायना। मेरे आगे कोई रास्ता, कोई मंजिल नहीं थी। मैंने अगले चौक से आखिरी स्टॉप की बस पकड़ ली। मज्जू, गेस्ट तो आ गया। बस शुक्र है। क्या हो मज्जू? अरे यार, इसका इंजन बैठ गया, शायद सीज हो गया। नहीं यार। अरे भाई झूठ थोड़ी बोल रहा है, गाड़ी खोल के देख लो। और वो रोशो नहीं आया? नहीं उस्ताद, तो आज लंबे ही गए। जरा पानी पिलाओ। अच्छा। मुझे भी एक गिलास पिलाओ। तुम सुनाओ। कहाँ से सुनाओ? बहुत बिखरी हुई बेतरतीब दास्तान है, टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े ही सुनाओ। टुकड़े समेटने में वक्त लगता है रुशु, किसी दिन तफसील से सुनाऊंगी। वैसे भी अब तो मैं यहाँ आ ही गई हूँ। आ ही गई हो? क्या मतलब? पहले कहाँ थी तुम? थाईलैंड में। अब कहाँ रह रही हो? यही हनी प्लाजा के एक अपार्टमेंट में। कितने लोग हैं घर में? क्या पूछना चाहते हो? मेरा मतलब है हम 2 ही फर्द हैं घर में। तुम और मम्मी? नहीं, मैं और मेरे शौहर। तुम्हारी यादों के साथ
रहे हैं। अजीब दिन थे मोहब्बतों के, रफ़ाक़तों के। हर एक आहट, हर एक लम्हा पलट रहे हैं। कहीं पे साया है मुंतज़िर एक रास्ते का, कहीं पे है धूप फासलों की। मैं उन दिनों की रफ़ाक़तों को किसी भी लम्हे न खोने दूंगा। महकने दूंगा खुली हवाओं में ज़ख्म बनकर, कि ज़ख्म में भी तो जिंदगी है, कि खामोशी में भी नग़्मगी है। मम्मी, ये ऐड देखा है? क्या है बेटा? आरशा कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं आरशा एसोसिएट्स। वो बहुत कुछ कर सकता है बेटा, अब तो सब कुछ उसी के पास है। लेकिन ये सब डैडी का पैसा है मम्मी। इस दुनिया में ऐसे ही होता है बेटा, किसी की मेहनत का फल दूसरे को मिलता है और किसी के सर का ताज दूसरे के सर पे होता है। हेलो जी हाँ मौजूद है। आप कौन है? होल्ड करें प्लीज। मम्मी कोई रक्षंदा है। रक्षंदा आपसे बात करनी चाहती हैं, बात करें आप। हेलो जी, बोल रही हूँ रक्षंदा। हाँ याद आ गया, आप वो रक्षंदा हैं जी। आप घर आना चाहती हैं? जरूर आइए, जरूर तशरीफ लाइए। कब आएंगी? एड्रेस है आपके पास? मैं आपका इंतजार करूंगी, आइएगा जरूर। जी पहचान गई हूँ, बिल्कुल पहचान गई हूँ और बिल्कुल एतबार है। देखिए मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कौन है मम्मी? तुम्हारे डैडी की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, शायद तुम्हें याद हो। अच्छी लड़की थी, तुम्हारे डैडी उस पर बहुत भरोसा किया करते थे। बाद में आशा ने शायद उसे सैक कर दिया। मेरा ख्याल है ये वही लड़की है जो हमें फोन किया करती थी और अपना नाम और पता नहीं बताती थी। अब वो क्या कह रही हैं? कह रही है कि उसके पास आशा के खिलाफ धोखे, फ्रॉड और मंगनी की डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स मौजूद है, और ये कि उसने कैसे तुम्हारे डैडी को धोखा दिया और उनकी बिजनेस और जायदाद पर नाजायज कब्जा किया, इसके सबूत भी उसके पास है। वो इनकी आई विटनेस है बेटा। ओह गुड। और वो शाम को हमारे घर आ रही है। आरशा एसोसिएट्स। इस लिफाफे के अंदर तस्वीरें, कागजात, लेटर्स, आशा गुफ्तगू के टेप्स, उसकी बेईमानी, फ्रॉड और बेगुनाह जुबैर साहब को ट्रैप करने के दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम अब तक क्यों खामोश थी? मैं अब तक फजल जाह के खौफ की वजह से रुपोश थी।
फजल जहां की मौजूदगी में मेरी जिंदगी को खतरा था और आशा को उसकी सरपरस्ती हासिल थी। तो अब क्यों सामने आ रही हैं? अब वो नहीं है तो मैं सामने आ गई हूँ। जुबैर साहब एक शरीफ इंसान और मेरे मुहसिन थे। उनकी मेहरबानियों का मुझ पर एक कर्ज था जो मैंने आज चुकाने की कोशिश की है। मैं उनकी ईमानदारी का एक जीता जागता सबूत हूँ। आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। सुनिए, क्या अदालत में पेश होंगी आप? किसी भी वक्त। मैं भी आपकी तरह आशा की तबाही की मुंतजिर हूँ। अब काबू में आया। क्या वाकई रहमान साहब? मिसेस जुबैर, उसका ये पैसा, असर रसूख सब अपनी जगह, लेकिन उसके खिलाफ इतने सबूत हमारे पास हैं कि वो बच नहीं सकता। उसे कोर्ट में लाए अंकल, और फिर उसके साथ वो कानूनी सलूक करे जो वो डिजर्व करता है। मैं उसका उसी तरह जवाल देखना चाहती हूँ जिस तरह उसने जुबैर साहब को तबाह किया। मिसेस जुबैर, उसका रोज हिसाब भी आ गया। अब उसके झूठे जाहो जलाल की जान कानून की मुट्ठी में। ये बताइए, अदालत में आप उसके खिलाफ बयान देने को तैयार हैं? जी वकील साहब, जब और जिस वक्त आप चाहेंगे। ठीक, मैं आज ही तैयारी शुरू करता हूं और पहली फुर्सत में मुकदमा कायम कर दूंगा। फिक्र न करें आप। हेलो जी, बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे याद है जी। नहीं, क्यों नहीं अटेंड करना डिनर। एक काम कीजिएगा, गाड़ी भिजवा दीजिएगा। नहीं, दरअसल मैं आजकल अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता। ओके जी, खुदा हाफिज़। बाबा, गाड़ी आएगी मेरे लिए, मुझे इत्तला कर देना। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। फहद, बेटा देखो तो कौन मिलने आए हैं। आंटी, आप? हाँ बेटा फहद, कल ही लंदन से वापस लौटी हूँ। आपका सुना तो फौरन देखने चली आई। आप बताएं तबीयत कैसी है? ओके मैम। गुड बॉय। हाँ, इम्प्रूविंग। परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने रिपोर्ट्स भी देखी है और डॉक्टर सुहेल से केस खुद डिस्कस किया है। ही इज इन वेरी गुड हैंड्स। डॉक्टर सुहेल बहुत अच्छा डॉक्टर है। तुम आ गई हो ज़ैनब, तो मुझे तसल्ली हो गई है। थैंक यू सो मच।
यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? तुम मरने की फुर्सत मिल ही जाएगी आशा। Hello. What? When? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं ऑफिस। At once. सर मैं ईयर्स कर रहा था। एक मिनट। हेलो। हाँ, बात कराओ। जी क्या है? Yes, I know all about it. So far as the press is concerned, I have gone through all the media reports. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पुलिस क्या कर रही है। Committee or no committee, I want results. मर्डर है, चाहे छोटे आदमी का हो या बड़े आदमी का। और जहां तक आरशा के मर्डर का ताल्लुक है, पूरे शहर में हलचल मची हुई है। और हां, यह भी सुन लो, इस चक्कर में बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और कई लोगों के तबादले भी हो जाएंगे। कीप दिस इन माइंड। जी सर, बात यह है कि बात यह है सर, बात वो है सर। अब ये अंदाजे नहीं चलेंगे एसएसपी। आई एम फेड अप विद योर गैस वर्क। सर ये गैस वर्क नहीं है। तो फिर ये क्या है? सर मैं फिर ये कहूंगा कि इस मर्डर के पीछे फजलजा का हाथ है। फजलजा? Who is फजलजा? What is फजलजा? Where is फजलजा? Everywhere, sir. He is everywhere. Sit down. Thank you, sir. तुम इस मर्डर से फजलजा को कैसे लिंकअप कर रहे हो? बकौल तुम्हारे वो तो फजलजा का प्यादा था। देखें सर, जब बादशाह पर शय पड़ने लगती है तो वो अपने प्यादे को मरवाने में देर नहीं करता। सर मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी दिनों में आशा और फजलजा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे और सर आशा ने फजलजा के ऑर्डर्स ओबे करने से इनकार कर दिया था। आप खुद सोचे सर, ऐसी सूरत में फजलजा उसे अनपनिश्ड कैसे छोड़ सकता था? Well, this is your opinion. I don't agree with you. But I also don't disagree with you. Let me think it over. Thank you, sir. Thank you very much. The Special Bureau. मम्मी आशा। क्या बात है बेटे? आशा का मर्डर हो गया। माय गुडनेस, इसे किसने मार दिया? पता नहीं चल सका है इसका। मम्मी, मैं इसे फांसी पर लटकती दिखना चाहती थी। इसने जो कुछ मेरे डैडी के साथ किया है, मगर ये बेटा वो खुद अपने अंजाम को पहुंच गया है। लेकिन समझ में नहीं आया मारा किसने इसे? ये दुश्मन तो हमारा था। वो सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं था, वो बुनियादी तौर पर एक बुरा आदमी था। बहुत से लोगों का दुश्मन था और उसके भी बहुत से दुश्मन थे। लेकिन मुकदमा मम्मी, हम जो केस लड़े थे उसका क्या होगा? सूरत हाल बदल चुकी है। आरशा कैफरे किरदार तक पहुंच चुका। किसने पहुंचाया, ये एक मुअम्मा है। अभी तक असल कातिल की तलाश है, पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। फजल जाके कुछ मजीद आदमी हिरासत में लिए जा चुके हैं। आरशा के अपने बंदे भी पकड़े गए। देखें क्या होता है। और वो मेरे डैडी की बेगुनाही का सबूत? सुबैर साहब की बेगुनाही के सबूत भी सामने आ रहे हैं। आप दावा कब दायर कर रहे हैं? अभी नहीं। क्यों? कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो। अब हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
हमने मुकदमा दायर करने के लिए जो फाइल तैयार की थी उसके कंटेंट्स में बहुत तब्दीलियां आ गई। हमारे दलाइल और सबूत फराहम करने से पेशतर ही आरशा के फ्रॉड, बदउनवानियां और जराइम सामने आ रहे हैं। सो अब हमें खुद ब खुद बदलते हुए हालात का कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। सच्चाई सामने आ रही है। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। वकील साहब, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि अपनी डैडी की सल्तनत के वारिस बन जाएं। हम सिर्फ सच की फतह चाहते हैं वकील साहब, सिर्फ सच की फतह। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि ट्रायल हो, रीट्रायल। आप मुतमईन रहें, रीट्रायल होगा। हेलो जी, बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, मेरे बच्चों को बताओ प्लीज। देखो, मुझसे कुछ नहीं छुपाओ, मुझे सच सच बताओ। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूं। वजात को फौरन मिलाओ। हेलो वजात। जी सर, मैं बोल रहा हूँ। मेरे इन-लॉज के यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। मेरे फादर इन लॉ शदीद जख्मी हो गए हैं। सर, वो बेगम साहब और बच्चे तो खैरियत से है ना? हाँ, वो खैरियत से है। मुझे यही बताया गया कि वो बाहर गए हुए थे कहीं नानी के साथ। वजात, मैं इतना जानता हूं कि ये अटैक आगाजी पर नहीं बल्कि मेरे बच्चों पर हुआ है। मैं फौरन गांव जा रहा हूं। आगा जी, आगा जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक हूं बेटे, खुदा का शुक्र है कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ। थोड़े बहुत फ्रैक्चर हैं, ठीक हो जाएंगे। मैं मर भी जाता तो कोई परवाह नहीं। अल्लाह का शुक्र है बच्चे महफूज रहे। वो उस वक्त घर के अंदर नहीं थे। ये सब कुछ हुआ कैसे? शाजिया और बच्चे तुम्हारी आंटी के साथ मुरसलीन के घर गए हुए थे। मैं वुजू करके मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। आगा जी, ये हमला मेरे बच्चों पर हुआ था और आप जद में आ गए। बेटे, तुम्हारे साथ किसी की दुश्मनी हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, लेकिन बच्चे तो मासूम होते हैं। आगा जी, जो लोग मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं वो मासूम और बेगुनाह लोगों का ख्याल नहीं करते। जालिम होता है। खैर, से तो जंग जारी रहेगी। ये बताइए, बच्चे कहाँ? नहीं बेटे, तुम उन्हें वापस ले जाओ। इन हालात में बच्चों को वहां ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जिस दुश्मन ने उनका यहां तक ताक़ुब किया, वहां भला कब छोड़ेगा? मैं तो सिर्फ उनसे मिलना चाहता हूं। बेटे, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ जी, कि पुलिस की नौकरी है, यहां मुजरिमों से वास्ता पड़ता है। लेकिन बेटा, पुलिस में तो देखिए प्लीज, आप बोलिए नहीं, आपको डॉक्टर साहब ने मना किया। अच्छा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। ये बताइए, फैमिली कहाँ है? तुम्हारी फैमिली बहुत महफूज जगह पे है। उनके वेयर अबाउट्स तुम्हारी आंटी के अलावा कोई नहीं जानता। वो अभी आती होंगी, जरा स्टोर गई हैं दवाएं लेने। मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। सिस्टर जी, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये सूबेदार साहब के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी तशरीफ रखें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैंने आगा जी की तबीयत के बारे में आपसे पूछना था, कैसे हैं वो? सर, हमसे जो कुछ हो सकता था वो हमने किया। बाजू में मामूली चोटें हैं, हेड इंजरी भी सिंपल है, रह गई टांगे तो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ टांगों में? शहर से सर्जन गुलजार आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। शायद उन्हें एक मेजर ऑपरेशन करना पड़े। डॉक्टर साहब, उनकी टांगे क्या मैं उन्हें शहर ले जा सकता हूँ? आप शाम तक हैं ना, डॉक्टर से मशवरा करके ही कोई फैसला किया जा सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज कुछ तो बताइए उनके बारे में। आप सर्जन गुलजार से मिल लें, वो आपको सही पोजीशन बताएंगे। कभी दलदल देखी है? बोलो, क्या कभी दलदल? हाँ, फिल्मों में देखिए। कभी किसी को डूबते देखा है दलदल में? वो भी फिल्मों में देखा है। तो फिर किसी को डूबने से बचते हुए भी देखा होगा। मेरा मतलब है फिल्मों में। देखा है। कैसे बचता है वो? कोई बचा लेता है। कैसे? हाथ थाम कर। वेरी गुड। लेकिन तुमने ये भी देखा होगा कि सिर्फ बचाने वाला नहीं बचाता, बल्कि डूबने वाला भी हाथ थामकर दलदल से निकलने की कोशिश करता है। उसके बचने में अपनी कोशिश का ज्यादा दखल होता है। थामो मेरा हाथ। थामो। अब उठ बैठो। शाबाश। देखा तुमने, इस कोशिश में मेरा कम और तुम्हारा ज्यादा दखल है ना? मिस शैला, आपकी फ्रेंड सोशल वर्कर से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट मालूम होती है। डॉक्टर सुहेल, क्या सोशल वर्क से रिलेटेड नहीं है साइकोलॉजी? बिल्कुल है। साइकोलॉजी तो एक ऐसा मजमून है जो कमोबेश हर मजमून के साथ रिलेटेड है, लेकिन क्या? जिस तरह मिस मायरा फहद की केयर कर रही हैं, उससे मुझे एक अंदेशा है। किस बात का? मेरे ख्याल में फहद को लाइफ में पहली बार इतनी अटेंशन मिली है। कहीं वो, अगर फहद मायरा में इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा? तो बहुत कुछ हो सकता है। मसलन ये भी हो सकता है कि फहद मायरा में सीरियसली इन्वॉल्व हो जाए और मायरा को खबर ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? क्या ये जरूरी है कि कोई किसी को चाहता हो और उसको इस बात का इल्म भी हो? होना चाहिए। मेरा ख्याल है इल्म हो जाता है। बगैर इज़हार के। डॉक्टर, आप बात कुछ गोलमोल नहीं कर रहे क्या? हाँ, मैं दरअसल बात घुमा फिरा कर कहने की कोशिश कर रहा था। जब कभी भी खुलकर कहने की कोशिश करता हूँ तो
हिम्मत नहीं पड़ती। हेलो। यस, भेज दो अंदर। बैठो। थैंक यू सर। मुझे तुम्हारे इन लॉज के घर पे ब्लास्ट होने की खबर मिली। मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारे बच्चे वहां थे। थैंक गॉड कि वो खैरियत से हैं, बच गए। तुम्हारे फादर इन लॉ का जख्मी होना, इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सर, उनके किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। आर यू क्वाइट श्योर? जी सर, वो एक बेजरर और अल्लाह वाले आदमी हैं। सर, असल में ये अटैक मेरे बच्चों पर था। सर, एक बार आपके हमदर्दाना मशवरे पर अमल करते हुए मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। और अब ये क्या है? एक बार फिर तबादला। सर, इसके पीछे भी वही हाथ है जो हाथ मेरे बच्चों पर हमले के पीछे है। सर, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाते जाएं तो आखिरी कड़ी जाके फजलजा से मिलती है। और मैं फिर कहूंगा, तुम्हारी सोच की सुई एक ही जगह आकर अटक गई है एसएसपी, फजलजा। लेकिन हो ये रहा है कि मेरी बार बार मुदाखलत के बावजूद ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों मेरे ऑर्डर्स बाईपास कर रहे हैं। आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन जो ये फजलजा है वो यस, हाँ, बात कराइए। यस सर, आई एम listening in, sir. Very well, sir. Yes, sir. Sir? Well, I am no longer of any help to you, young man. I am now an OSD. मुझे इस कुर्सी से उठा दिया गया है। And OSD means nothing. I am nothing. You are nothing. No, sir. I am still something. जब तक ये वर्दी मेरे जिस्म पर है, उस वक्त तक मेरा हाथ फजलजा के गिरेबान की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन सर, एक चीज का अब आप भी एहसास कर लें, अपनी बेबसी और फजलजा की ताकत का। और अब मेरी बात का भी आपको यकीन आ गया होगा। आप प्लीज बैठिए। तुम इतने संजीदा क्यों हो? मैंने शादी कर ली इसलिए? नहीं, ये बात नहीं है शहना। आपकी गाड़ी बन गई है। मुझे मालूम, मैं देख आई हूँ बाहर। एक राउंड लगा के देख लें। तुम साथ नहीं चलोगे? मेरा मतलब है, अगर कोई डिफेक्ट होगा तो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बल्कि तुम खुद ही चला कर देख लो। जरूर, चलो। कैसी चल रही है? बहुत स्मूथ, लेकिन हाँ, जरा भारी भारी है। हाँ, मुझे भी यही फील हो रहा। इंजन नया बनाया ना, इसलिए जरा कुछ दिन हल्की स्पीड पर चलाएंगी तो और स्मूथ हो जाएगी। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के चाय ना पिए? माय प्लेजर। बहुत रस्मी नहीं हो गए? तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए था रुशु। क्या वाकई कोई शिकवा नहीं होना चाहिए? हाँ रुशु, क्या तुमने जाते वक्त मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं? क्या तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे?
अगर इस तरह की कोई बात होती तो मैं शायद जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करती। शायद। ये मैं कैसे कह सकता था शाइना? मैं क्या था? मेरी क्या बिसात थी? मुझ में और तुम में जमीन आसमान का फर्क था। मेरा सहन उस वक्त पुख्ता नहीं था और मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला इंतहाई जज्बाती और शायद शदीद नाराजगी का था। लेकिन मेरी छठीस मुझे जिंदगी भर यकीन दिलाती रही कि तुम एक ना एक दिन जरूर मिलोगी। मैंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। और इस उम्मीद के बावजूद तुमने उस्ताद और उस्तानी के कहने पर शैला नामी लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। तुम ही ने बताया ना। वो मेरी मजबूरी थी शाइना। ऐसी ही मजबूरी की रियायत तुम मुझे भी दे दो रोशु। शायद मेरी भी कोई मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? लंबी दास्तान है, इस मुख्तसर से वक्त में नहीं सुना सकती। और कॉफी? नहीं, मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। बेटा, गाड़ी इधर साइड पे रोक दे। यहाँ क्यों रुकवा दी गाड़ी? मैं इस प्लाजा में रहती हूँ, 6ठी मंजिल पर, फ्लैट नंबर 2। I see। बहुत खूबसूरत प्लाजा है, बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, मैंने देखे अंदर से। चलोगे नहीं ऊपर? मैं? हाँ हाँ, तुम ही से कह रही हूँ। मेरा मतलब है मिलोगे नहीं कैप्टन से? कैप्टन? कैप्टन महमूद, मेरे शौहर। ओह, तो गोया तुमने कैप्टन से शादी की है। महमूद पायलट है, फ्लाइंग ऑफिसर। तुम हमेशा ऊंचा सोचती थी और तुमने जीवन साथी के तौर पर भी बुलंदियों पर उड़ने वाला आदमी तलाश किया है। कैसे आदमी है? मिलकर देख लो। आओ, मेरा ख्याल है घर पर ही हूँ। वो दरअसल फिर कभी सही। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी घबराहट और हिचकिचाहट को। मैं फिर आऊंगी, बल्कि कल ही आने की कोशिश करूंगी। कैप्टन के साथ? क्या ख्याल है, लाऊं साथ? चलो, पहले तुम ड्रॉप हो जाओ, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक। एनओसी हमारी हो गई है, सिर्फ तारीख 2 दिन बाद की फाइनल हुई है। हमने 17 तारीख कहा था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर 19 तारीख को शो करना पड़ेगा। हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं मैडम, और शैला ने तो कमाल कर दिया। क्या भाई? एक नहीं 3 स्पॉन्सर फाइनल किए हैं। वेल डन शैला। हाँ मैडम, ये काम भी बखूबी हुआ, लेकिन मुझे उदास कर गया। क्यों? मेरे डैडी आज मुझे इतने याद आए। मैं बिजनेस कम्युनिटी में जिस जगह गए और उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं जुबैर अहमद की बेटी हूँ, फिर हमारा काम होने में देर नहीं लगी। हाँ शैला, अच्छे लोग अपने बाद अपनी रेपुटेशन छोड़ जाते हैं जो मुद्दत तो कायम रहती है। बहरहाल तुम उदास ना हो, बाहिम्मत लड़की हो। मैडम, हमने शैला को एक और बात के लिए भी राजी किया। वो क्या भाई? फंक्शन में शैला गाना भी गाएंगी। ओह, वंडरफुल शैला। मैंने अपने कॉलेज में कुछ सिंगिंग की है मैडम, मगर इंग्लिश सॉन्ग्स गाए। कोशिश करूंगी कि उर्दू में भी गा सकूं। आज इतने दिनों बाद कैसे रास्ता भूल गए? बेटे, इंश्योरेंस एजेंट रास्ता भूलता कभी नहीं। वो तो अपने बीमे के चक्कर में कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चल रहा होता है। अरे अंकल, हमने क्या बीमा लेना? उस्ताद के पीछे जिंदगी भर पड़े रहे, उस्ताद तो आपके चक्कर में आए नहीं। बेटे, वो बीमा एजेंट ही नहीं जो उस आदमी को बीमे के चक्कर में ना ला सके जो बीमा खरीदने की हैसियत रखता हो। उस्ताद माशाल्लाह हैसियत तो रखते थे, मगर आपकी सेल्समैनशिप फेल हो गई थी। बेटे, हम भी माशाल्लाह से आपके उस्ताद के हाथ बीमा सेल करके ही रहे थे। जी जी। ये यहाँ दस्तखत कर दो और कल दफ्तर आकर चेक ले लेना। बोनस मिला के कोई 1,75,000 रुपए का क्लेम है ये। क्या मतलब अंकल? मतलब ये है रोशु बेटा,
कि मैंने ये पॉलिसी जमील के हाथ सेल की थी। जमील ने अपनी बीवी को नॉमिनेट किया था, मगर खुदा की कुदरत वो उससे पहले ही फौत हो गई। जमील ने ये नामजदगी तुम्हारे नाम मुंतकिल करा दी। लेकिन अंकल, आपने बताया ही नहीं कभी। जमील ने सख्ती से मना किया था कि किसी को बताना नहीं। अच्छा हाँ, हम बड़े माजरत खां हैं कि चेक जारी करने में चंद नागुज़िर वजूह की बिना पर कुछ ताखीर हो गई। बहरहाल कल दफ्तर आकर चेक ले लेना और यहां दस्तखत कर दो। शुक्रिया, थैंक यू। मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन जैसे आप सबको मालूम है कि ये शो फलाही मकसद के लिए किया गया है, लिहाजा गाना ना जाने के बावजूद मैं जैसा भी गा सकती हूँ हस्बे हाल गाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। कैसे लगा शुफात? बहुत ज्यादा इस्लाही था, लेकिन तुमने गाना बहुत बेसुरा गाया। तुमसे अच्छा तो मैं गा लेता। अच्छा मारा, जिस तरह अपनी जिम्मेदारी पर फहद को हॉस्पिटल से लेकर आए हैं, इसी तरह पहुंचा कर दिया। ओके, ये मेरी जिम्मेदारी है शाला। डोंट यू वरी, कम ऑन। मायरा, आज तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। किस बात का? मुझे हॉस्पिटल से निकाल कर। क्यों? मुझे कब करोगे? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, कूद कर फरार हो सकता हूँ। शौक से? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं चलती हुई कार से कूद कर मर जाऊं? तुम ही नहीं मरोगे फहद। मैंने जो तुम पे एतमाद किया, वो एतमाद भी चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, मुझे अपनी मौत की तो परवाह नहीं है मायरा, लेकिन तुमने जो मुझ पे एतमाद किया है ना, उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता। थैंक यू। च्युइंगम? खुदा हाफिज। डॉक्टर सुहेल, ये रहा आपका पेशेंट।
हस्बे वादा आपके हवाले कर रही हूँ। अब चाहे आजाद कर दें या कैद में इजाफा कर दें। आजादी तो अभी तुम्हें नहीं मिल सकती। क्यों सर? इसके लिए तुम्हें कई बार कान पकड़ने होंगे और नाक से जमीन पर लकीरें खींचनी होंगी। अभी शुरू कर दूं सर? अभी नहीं, अभी तुम अपने बेड पर जाओ। पहले मुझे रसीद दे दीजिए। किस बात की? यही कि पेशेंट सही सालिम वसूल कर लिया। मिस मायरा, क्या पेशेंट देते वक्त मैंने आपसे रसीद मांगी थी? वेल सर। आई प्रोटेस्ट। व्हाट फॉर? ये क्या आप लोगों ने पेशेंट पेशेंट की रट लगा रखी है? आई एम नॉट अ पेशेंट, मैं एक सेहतमंद आदमी हूं। सिस्टर, ये एक सेहतमंद नौजवान है और चूंकि आजकल हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ सेहतमंद लोग ही एडमिट हैं, लिहाजा इन सेहतमंद साहब को इनका बेड नंबर बताइए। चलिए। चलिए फाहद साहब अपने रूम में। ओके डॉक्टर साहब, मैं भी इजाजत लूंगी। मिस मायरा। जी? शैला का भी सॉन्ग था। शैला ने भी गाया। कैसा गाया? मार्वलस। बोर। ओके डॉक्टर साहब, हाफिज। साहब कहाँ है? टेरिस पर थे जी। फिर वो हादी साहब, नईम साहब और सारे दोस्त आए और ले गए उन्हें साथ। कुछ बताया नहीं कहाँ गए? कह कर गए थे बेगम जी से कहना कि साइड का चक्कर लगाकर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। बेगम साहिबा, एक तो ये साहब के दोस्त साहब का पीछा नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं शमा, साहब का नुकसान तो नहीं करते ना। साहब से मिलकर इनका दिल खुश हो जाता है, इसमें क्या बुराई? बेगम साहिबा, आज आप कुछ खोई खोई सी लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए जरा अच्छी सी चाय बना दो। मैं अभी बना कर लाती हूँ। जी जनाब। तो क्या तुम्हें अभी भी यकीन है कि वो इसी शहर में होगा? कौन? वही लड़का रोशू। कुछ कहा नहीं जा सकता महमूद साहब। मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान में नहीं होगा। ये कैसे कहा आपने? भाई यूथ कहाँ रहा अब हमारे मुल्क में। सारे नौजवान तो फ्यूचर बनाने के लिए मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वो भी कहीं यूरोप अमेरिका चला गया होगा। वो बाहर जाने वालों में से नहीं हो, ना उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र थी। वो तो मुल्क का मुस्तकबिल बनाना चाहता था। लेकिन मुल्क तो वैसा ही है। शायद मुल्क को बदलते बदलते खुद बदल गया होगा। यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है। वो भूल ही गया होगा कि वो घर से किस मकसद के तहत निकला था। ऐसे में क्या उसने तुम्हें याद रखा होगा जिस तरह तुमने उसे याद रखा? हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसे याद ही ना हो कि शाइना नाम की कोई लड़की थी भी या नहीं। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ कोई चीज नामुमकिन नहीं, लेकिन रोशू मुझे भूल जाए, इस बात का यकीन करने को दिल नहीं मानता। अच्छा, खुदा करे कभी तुमसे मिल जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बाय। चाय मेज पर रख दो।
डॉक्टर फजाना, क्या हो रहा है? डॉक्टर सुहेल, हक साहब का फोन आया था। खैरियत? क्यों आया था? 31 नंबर की प्रोग्रेस पूछ रहे थे। क्यों भाई? उनके कोई दोस्त हैं बैरिस्टर साहब, पूछ रहे थे कब तक छुट्टी होगी। तो आपने क्या कहा? मैंने यही जवाब दिया कि डॉक्टर सुहेल ही बता सकते हैं। खैर, छुट्टी तो उसकी की जा सकती है, मगर उसके तीमारदार। नहीं भाई, ये बात नहीं है। दरअसल वो पेशेंट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है और ऐसे पेशेंट्स को कुछ दिन आजाद रखकर ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या प्रोग्रेस है। उस पर से निगरानी बिल्कुल खत्म की हुई है। रिजल्ट क्या है? बहुत होपफुल है। गुड। बस प्लीज फोन दीजिएगा। थैंक यू।